हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। हाय एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्रेशन एंड बुलिंग। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो एग्रेशन एंड बुलिंग के ऊपर है कि एग्रेशन क्या होता है, दैट इज़ आक्रामकता। एग्रेशन को आक्रामकता कहते हैं और फ्रस्ट्रेशन होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुंठा। तो एक है ये कुंठा, इस तरीके से लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेशन के लिए। एंड एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता। आक्रामकता, अरे ये देख लेना हिंदी में कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, समाज में बढ़ते हुए आक्रामक व्यवहार के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि बच्चों में, क्योंकि हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों में आक्रामकता कैसे आती है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके प्रमुख कारणों के बारे में बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इन सोसाइटी। यानी कि बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर क्यों करता है सोसाइटी में। एंड डिस्क्राइब द मेन कॉजेज, व्हाट यू कैन डू टू कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर। और आप इन एग्रेसिव बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग पूरा ये टॉपिक कर चुके हैं। बहुत गंदी लग रही हूँ आज, खैर हमेशा ही लगती हूँ। हाँ चलो, तो पढ़ते हैं अब। डिस्क्राइब मेन कॉजेज ऑफ एग्रेशन, व्हाट कैन यू डू टू कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर। को कैसे कंट्रोल करोगे। सबसे पहली चीज़ है, एग्रेशन होता किन वजह से है। तो हम पहले वो पढ़ने वाले हैं, इसके कॉजेज क्या हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ने वाले हैं कि जो एग्रेशन है उसके कॉजेज क्या हैं। कॉजेज का मतलब है कारण। तो एग्रेशन क्यों होता है, उसके क्या कारण है। सबसे पहले जो आपका एग्रेशन होता है वो किसी सिचुएशन बेस्ड चीज़ के ऊपर हो सकता है। सिचुएशन का मतलब होता है किसी स्थिति की वजह से हो सकता है। कोई स्थिति आपको ज़्यादा बुरी लग जाए तो उसकी वजह से एग्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको एग्रेशन हो सकता है, यानी कि आक्रामकता, गुस्सा आ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि कुंठा जब ज़्यादा होती है तो वो एग्रेसिव बिहेवियर में चेंज हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक बात बोली कि जैसे आप किसी कार्य के लिए प्रयत्नशील हैं, यानी कि आप कोई कार्य बहुत टाइम से करे जा रहे हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है, कुंठा किसी न किसी रूप में हमेशा आक्रामकता पैदा करती है। मतलब फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी वजह से आक्रामकता पैदा करती है। चाहे आप अपनी बुक्स उठा करके फेंक दें, चाहे आप अपने आसपास की चीज़ उठा के फेंक दें, किसी को थप्पड़ लगा दें या किसी को डांट दें, ये भी एग्रेसिव बिहेवियर है। एग्रेशन का मतलब केवल फिजिकल ही नहीं होता, ये वर्बली भी होता है। जैसे कि कुछ बुरा बोल देना, कुछ गाली गलौज कर देना, तो ये भी एग्रेशन के अंदर आता है। एंड तो यहाँ पे वही लिखा है कि फ्रस्ट्रेशन क्या है। तो जब भी हम किसी चीज़ को पाना चाहते हों, किसी चीज़ के लिए प्रयत्नशील हों और फिर हमें वो चीज़ नहीं मिल पाए या फिर वो हमें रिजल्ट वैसे नहीं मिले, तो फ्रस्ट्रेशन जायज़ है। और जहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है आक्रामक व्यवहार भी होता है। और आक्रामकता आप सैडनेस के थ्रू भी शो कर सकते हो कि आप किसी से गुस्सा हो जाओ या आप अपने से ही गुस्सा हो जाओ, तो ये भी आक्रामक बिहेवियर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है। और दूसरा चीज़ ये लिखा है कि जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ऊपर होगा उतना ज़्यादा ही एग्रेशन भी होगा, उतना ज़्यादा भी एग्रेशन होगा। तो यहाँ पे लिखा है, जितना अधिक कुंठा होगी आक्रामकता भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि आप एग्रेसिव भी उतने ज़्यादा होंगे। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर फ्रस्ट्रेशन, कि फ्रस्ट्रेशन जितना ज़्यादा होगा एग्रेशन यानी कि आक्रामक बिहेवियर उतना ज़्यादा होगा। तो ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद आता है एक और टॉपिक है अटैक। यानी कि किसी ने अगर आप पे अटैक कर दिया, आपको किसी ने आपके के ऊपर किसी ने आक्रमण किया, तो वो भी एग्रेशन को जन्म देगा, वो भी आक्रामकता को जन्म देगा। यानी कि किसी ने अटैक कर दिया, यानी कि किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, आपको राह चलता है ऐसे ऐसे करके चले गए, तो इससे भी आप आक्रामक हो सकते हो। क्या पता आप उस समय कुछ और सोच रहे हो, आप उस समय मजाक के मूड में ना हो। तो ये सब भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कई बार शाब्दिक आक्रमण से ज़्यादा, शाब्दिक यानी कि वर्बल अटैक से ज़्यादा, यानी कि कुछ बोलने से ज़्यादा अगर फिजिकली अटैक किया जाए, मतलब मारा पीटा जाए या कुछ इस तरह से किया जाए, तो जो ये है एग्रेशन है वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है। तो ये अटैक के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद है वेपन। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा फ्रस्ट्रेशन, एक हमने देखा फ्रस्ट्रेशन इज़ द रीज़न फॉर एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के बाद हमने पढ़ा क्या, अटैक। अटैक, अगर कोई आप पर अटैक कर दे तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, तो आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। एंड अटैक के अंदर भी दो चीज़ें हैं, वर्बली अटैक करना, या तो शाब्दिक रूप से आपके ऊपर आक्रमण किया हुआ है,
या तो फिर फिजिकली रूप में आक्रमण किया है। फिजिकली आक्रमण आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा, आपको ज़्यादा परेशान करेगा। नेक्स्ट इज वेपन। वेपन मतलब अगर आपके आसपास वेपन या हथियार जैसी चीज़ें हैं तो भी वो आपको और ज़्यादा प्रोवोक करेंगी, एग्रेसिव होने में, तो अटैक भी इसके अंदर आता है। देन आता है टेम्परेचर एंड नॉइज़, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो भी आपको एग्रेसिव बिहेव करने से प्रोवोक कर सकता है। एंड जहाँ पे नॉइज़ हो, यानी कि तापमान और शोर, कहने का मतलब है कि आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो और आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर बहुत बच्चे शोर मचा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, बार बार आपके गार्डन में, मेरे साथ होता है, बार बार आपके गार्डन में बॉल्स आ रही हैं तो आप बस वो बॉल्स उनको फेंक फेंक के दे रहे हो। तो ये टेम्परेचर एंड नॉइज़ जो है ये आपको मतलब नॉइज़ जो है, किसी भी तरह का नॉइज़ जो है जो आपको परेशान कर रहा है, आप किसी चीज़ में कंसंट्रेट करके बैठे हुए थे, तो ये स्थितियाँ जो होती हैं वो आक्रामकता को जन्म देती हैं और हो सकता है कि वहाँ से पलायन भी कर लो। पलायन मतलब वहाँ से चले जाओ उठ करके, या इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी कि अगर हम ऐसे बहुत सारे मादक पदार्थ ले लेते हैं जिसकी वजह से आक्रामक बिहेवियर हम करने लगते हैं। मादक पदार्थ का मतलब है जैसे एल्कोहल हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है और यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा है कि बॉडी में अगर 5% एल्कोहल की मात्रा बढ़ जाए तो आप एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं क्योंकि आप उनको कुछ भी उल्टा कह सकते हैं एंड आप मारपीट पर उतर आ सकते हैं। आपको जो नहीं बोलना चाहिए आप वो बोल देते क्योंकि आप उस समय अनकॉन्शियस होते हैं, तो आपको नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव भी नहीं करना चाहिए, मतलब शराब पी करके या फिर किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करके आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ड्राइव की वजह से आपके पेराइटल लोब पे फ़र्क पड़ता है। पेराइटल लोब मैंने वैसे ब्रेन वाले पार्ट में समझाया हुआ है, बट आपको बस इतना समझना पड़ेगा कि पेराइटल लोब जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर और इट डील्स विद डिस्टेंस मेजरमेंट एंड स्पीड वगैरह, इस पर ध्यान देता है, मतलब इसके ऊपर बेस्ड होता है वो उस पर असर पड़ता है, तो इसलिए ड्राइव नहीं करनी चाहिए उस समय। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में ये लिखा है कि आपको अनकॉन्शियस कर देता है, आपका व्यवहार आक्रामक हो जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा है। देन आता है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन का इससे क्या लेना देना है, कम्युनिकेशन कैसे एग्रेशन कर सकता है, कम्युनिकेशन मीडिया में लिखा है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई मूवी देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल सबने एनिमल देखी होगी, कोई बहुत बुराई कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं बहुत अच्छी है, अच्छी पिक्चर बनाई है, वट एवर इट इज़, तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन आपने एनिमल देखी और आपको लगा कि मेरे भी पापा को किसी ने ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं उससे इस तरीके का क्या बोलते हैं, ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर आ जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मॉडल को देख के, मॉडल मतलब अपने किसी एक्टर को देख के जिसको हम पसंद करते हैं या जो हमें अच्छा लग जाता है, उसको देख के हम वैसा व्यवहार करने लगते हैं। और ऐसा लिखा है कि जो एडोलसेंट होते हैं, एडोलसेंट मतलब जो टीनेजर्स होते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती है एज़ कम्पेयर टू जो एडल्ट्स होते हैं। एडल्ट्स को ये सब चीज़ें इतनी प्रभावित नहीं करती बिकॉज दे आर सेंसिबल। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एडोलसेंट सेंसिबल नहीं है, बट उस समय की चीज़ अलग है, मतलब वो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होता रहता है उस समय। ठीक है, आप अभी तैयार ही हो रहे होते हो आगे के लिए, तो दैट इज़ द रीज़न कि आप हिंसा करने वाले व्यवहार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी वजह से एग्रेशन भी आपके अंदर हो सकता है कि जैसे बच्चे देखते हैं कि मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बच्चे इसको घर पे भी करने लगते हैं या फिर वो मीडिया में देख करके, मतलब वो टेलीविज़न पे हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर दी प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि हम सभी लोग अनुक्रमक, यही प्रॉब्लम होती है। जैसे बोलने जाऊँ क्या बोलते हैं उसको, हेरिडिटी को क्या बोलते हैं, अनुवंशिकता। तो हम लोग अनुवंशिकता और जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसका मेल जोल होते हैं। तो जब हम उन दोनों का ही मेल जोल है, तो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं थोड़े से एग्रेसिव रहे होंगे तो आप पर भी उस चीज़ का असर पड़ेगा, या फिर अगर आप एग्रेसिव इन्वायरमेंट में रहे होंगे ज़्यादातर, मतलब लड़ाई झगड़ा आपने देखा होगा, फैमिली के डिस्प्यूट्स देखे होंगे, उनके बीच में झगड़े देखे होंगे, तो फिर हो सकता है आपके ऊपर भी उसका गलत प्रभाव पड़े या बच्चों के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे पर्सनल फैक्टर भी लिखा है कि हो सकता है आपके इमोशंस इस तरीके के हों। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है जो कि समझना ज़रूरी है, पेपर में लिख के आओ चाहे ना लिख के आओ, बट ये DSSB में या आगे के एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। इसमें लिखा है आर्बिट्रेरीनेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि कुंठा का मनमानापन। ऐसा कहा गया है कि यदि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन किसी जायज़ बात के लिए है, यानी कि लेजिटिमेट चीज़ के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे गए, आपका काम नहीं हो पाया क्योंकि
जो पर्सन आपका काम करवाने वाला था वो उस दिन एब्सेंट था, तो ये लेजिटिमेट है। आप उतना गुस्सा नहीं होंगे, आप उतना आक्रामक व्यवहार शो नहीं करोगे जितना इलेजिटिमेट के लिए। जैसे कि मान लो वो पर्सन जो है वो खाना खा रहा है और बहुत देर से ही खा रहा है और कह रहा है कि मतलब अभी बाद में आना, 10 मिनट रुक जाइए, इंटरनेट नहीं चल रहा है, या फिर वो बातों में लग जाए फ़ोन में, तो ये लेजिटिमेट चीज़ नहीं है। इसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन यानी कि आक्रामकता ज़्यादा हो सकती है। मैं आपको मतलब वही चीज़ समझा रही थी कि फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में गए, आप उस दिन अपना काम करवाना चाह रहे थे लेकिन वो पर्सन नहीं आया, उस दिन एब्सेंट था, तो ये लेजिटिमेट है, ये जायज़ बात है कि नहीं आया, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। आप आक्रामक कम होंगे। लेकिन वो पर्सन आया है पर आपका काम नहीं करके दे रहा है, या फिर वो बातें करने में है, या फिर वो इधर उधर जा रहा है, या वो किसी के रिटायरमेंट पार्टी में जा रहा है, या आप पे ध्यान नहीं दे रहा, आपको बिठा के रखा हुआ है, तो ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी और आप आक्रामक कर सकते हैं। तो यदि इंसान को बता दिया जाए कि वैध चीज़ के लिए है ये कि वो नहीं आया है, तो ये मतलब वो उसने छुट्टी ले ली है, या फिर आप कल आ जाइएगा, तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हम नहीं होंगे। लेकिन अगर आने के बाद में हमारा काम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। फिर आते हैं एग्रेसिव क्यूज़। कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल एग्रेसिव क्यू का मतलब क्या होता है? क्यूज़ का मतलब होता है कुछ ऐसे लक्षण भी नहीं कह सकते, संकेत है ये, इनको हम संकेत कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं घर में आई और मैंने जैसे ही कदम रखा, मैंने देखा कि मेरे डॉग ने इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, गड्ढा किया हुआ है और सारा कुछ खोद दिया है, और सारा हमारे गेट के पास उसने मिट्टी डाल दी है, जो कि ऐसा हुआ है। तो चलो ठीक है, ये हुआ, तो ये क्यूज़ है, ये संकेत है जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो सकती हूँ कि अरे ये क्या किया, ये वो। हालांकि डांटती नहीं हूँ मैं उसको, बट स्टिल ये व्यवहार अच्छा नहीं है। पर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, डॉग्स के साथ डिफरेंट होती हैं, उनके नील्स में कुछ हो रहा होता है तो उनका इस तरीके से बिहेवियर रहता है, पर हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये क्यूज़ हैं, ये संकेत है। या फिर मान लीजिए कि ग्लास है और जैसे कि ग्लास में से पानी पिया और उसको वहीं छोड़ दिया, उसको सिंक में नहीं रखा, जबकि सारे बर्तन धुल चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सी परेशानी है, रिलेटेबल लगेगा कुछ लोगों को जो बर्तन धोते होंगे, तो उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए है कि ये संकेत है, इसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो सकती हूँ। या फिर मैंने कहा था ये काम करके रखना घर आने तक मेरे, और वो काम ना हुआ हो तो भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो ये क्यूज़ हैं, ठीक है, ये संकेत है जिनकी वजह से आपको एग्रेशन हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी कहा है कि अग्रेशन केवल गुस्से को या फिर उसकी वजह से किसी ऐसी चीज़ को जन्म नहीं देता, वो अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए व्यायाम है, ठीक है, थोड़ा सा वो जैसे प्री वर्कआउट वगैरह पी करके हम लोग मतलब कुछ जिम विम करते हैं, तो उस पर बॉडी पे अच्छा असर पड़ता है, तो एक गुड एग्रेशन काइंड ऑफ है, क्योंकि ये आपको एक आगे तक लेके जा रहा है, ठीक है। इस तरह का लिखा हुआ है, जिलमैन ने लिखा है, व्यायाम का आक्रामकता पर प्रभाव का अध्ययन किया और उसने पाया कि व्यायाम द्वारा व्यक्ति में आक्रामकता की अनुक्रिया को और प्रबल मिलता है, लेकिन वो अच्छी चीज़ के लिए होता है, ऐसा कुछ है। इसके अलावा जनरल अराउजल भी हमको होते रहते हैं। जनरल मतलब स्वाभाविक, जैसे कि यहाँ पे एक स्वाभाविक लिखा हुआ है कि कभी कभी प्रतिस्पर्धा में भी हम एग्रेसिव हो जाते हैं, पर कभी कभी प्रतिस्पर्धा में अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव हो गए तो वो अच्छा परिणाम भी दे सकता है। देखो, किसी को मारना कंपटीशन में या किसी खेल में गलत चीज़ है, बट अच्छी चीज़ के लिए अगर एग्रेशन है तो सही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर मतलब ये वो है, रोप है, ये इस तरफ से भी खींच रहे हैं लोग, इस तरफ से भी खींच रहे हैं। कोई टीम अगर ज़्यादा एग्रेशन दिखाएगी तो जीत जाएगी ना। तो एग्रेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। कुछ सेक्सुअल अराउजल भी होते हैं, यौन उद्वेलन भी होते हैं, मीडियम स्तर की भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये सब भी लिखा हुआ है। आप चाहो तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, लेकिन चाहो तो आप लिख सकते हो कि कुछ इरोटिक स्टिमुलाई होते हैं। इरोटिक मतलब जो हमें उकसा दे, ठीक है, जो सेक्सुअल आपको प्लेजर के लिए आप करते हो, तो उसके लिए अराउजल ये वाला हो सकता है। राइट। सो अब नेक्स्ट जो है वो है क्या, अदर फॉर्म्स ऑफ अराउजल। मैंने ना यहाँ पे लिखा है अभी जस्ट, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ एग्रेसिव बिहेवियर होता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जो मैंने बताया था कि अगर फ्रस्ट्रेशन की कुंठा होती है तो उसकी वजह से एग्रेशन हो सकता है। अटैक की वजह से कोई हम पे आक्रमण करे तो उस वजह से भी एग्रेशन हो सकता है। वेपन्स की वजह से भी एग्रेशन हो सकता है। वेपन का मीनिंग था कि अगर वेपन्स आसपास हों या कोई ऐसे पदार्थ हों जिनकी वजह से किसी को मारा जा सके, वो भी आक्रामक बिहेवियर लेकर आ सकता है। देन आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर हो, गर्मी आपको लग रही हो, तो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, एंड फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही एग्रेसिव बिहेवियर आता है। देन उसके बाद नॉइज़, ज़्यादा शोर शराबे की वजह से भी हो सकता है। एंड देन आता है इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स, की ड्रग्स के इम्पैक्ट की वजह से, वो जो मैंने 5% वाला बताया था ना अभी, कि जो 5% अगर हमारे
बॉडी में अल्कोहल होता है, उसकी वजह से हम एग्रेसिव बिहेवियर कर सकते हैं। देन आता है मीडिया। मीडिया के अंदर चीज़ क्या है, हाँ मीडिया के अंदर बताया था ना कि वो जो एग्रेसिव चीज़ें देख लेते हैं उसकी वजह से भी आपके अंदर आक्रामक बिहेवियर जन्म ले सकता है। देन आता है पर्सनल फैक्टर्स। कुछ ऐसे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। पर्सनल फैक्टर जैसे आपका हेरिडिटी, आपके जो माता पिताजी हों अगर वो भी ज़्यादा वैसा क्या बोलते हैं उसको एग्रेसिव बिहेवियर करते हों, या फिर इन्वायरमेंट ही अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जिसमें आप पले बड़े हों, तो भी ये रीजंस हो सकते हैं। फिर क्या बताया था आगे, फिर बताया था आपको सेक्सुअल अराउजल के बारे में, जो कि माइल्ड भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। देन अब नेक्स्ट है अदर फॉर्म्स ऑफ अराउजल। ये पढ़ना है हमको, अदर फॉर्म्स ऑफ अराउजल, जिसमें एक है क्राउड और एक है एयर पोल्यूशन। ठीक है, हिंदी बताया था क्या, हिंदी बताया था क्या, इसका मतलब गुंठा होती है, ठीक है, कि उसकी वजह से भी हो सकता है। अटैक मतलब आक्रमण, वेपन्स मतलब क्या औजार नहीं, टूल्स होते हैं वो तो, वेपन्स हथियार, ठीक है। टेम्परेचर यानी कि तापमान और शोर, उसकी वजह से भी। मादक पदार्थों के सेवन की वजह से भी। मीडिया यानी कि मीडिया को मीडिया ही बोल देंगे तो मीडिया। पर्सनल फैक्टर कुछ व्यक्तिगत कारकों की वजह से, ठीक है। एंड सेक्सुअल अराउजल को हिंदी में कहते हैं यौन उद्दीपन की वजह से। उसके बाद आता है अदर फॉर्म्स ऑफ अराउजल, जिसमें क्राउड यानी कि भीड़ हो सकती है, एंड एयर पोल्यूशन। मान लीजिए आप किसी एक जगह पे जा रहे हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। यहाँ पे लिखा है भीड़ में दूसरों से अधिक निकटता, यानी कि कोई आपके सामने एकदम आके खड़ा हो गया या फिर कोई ऐसे ही खड़ा हो गया है, तो मतलब जैसे बसेस में होता है, तो उसकी वजह से भी भीड़ के अंदर आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो ये अदर फॉर्म्स ऑफ अराउजल है। सो अदर फॉर्म्स के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि अदर फॉर्म्स का मतलब है क्राउड। अच्छा ज़रूरी नहीं है, हाँ तो मैंने क्या बताया था ना, किसी जगह पे अगर आप जा रहे हो, मान लो किसी जगह पे आप जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आपको परेशानी हो सकती है, कोई आपके बहुत ज़्यादा अधिक निकट खड़ा है। इसके अलावा क्या लिखा है, असुविधा, आपको सीट नहीं मिल रही है बैठने की वजह से, या फिर क्राउड है बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से भी आक्रामक व्यवहार हो सकता है। देन आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से भी आक्रामक व्यवहार जन्म ले सकता है, जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एयर पोल्यूशन की वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी कुछ कारक ऐसे हैं जो अगर हम स्किप भी कर दें तो भी चलेगा। फिर आता है आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब है कि आपके जो, पर पर्सनालिटी से पहले और भी दो पॉइंट्स हैं। एज, एज का मतलब है, एज का मतलब है कि आप एज के अकॉर्डिंग भी आपके अंदर आक्रामकता आ सकता है। एज का मतलब क्या है, जैसे कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं, या फिर आप समझ लो कि जो एडोलसेंस वाली एज होती है उसमें हम बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में लिखा है कि उस समय हम ज़्यादा आक्रामक होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अनेक शोधों से पता चलता है कि आयु के साथ साथ आक्रामकता के स्तर में भी अंतर आता है। आक्रामकता का स्तर ऊंचा होता है, छोटी आयु में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम 25 के उम्र तक आते हैं, या अडोलसेंस में तो लड़कों का आक्रामक व्यवहार काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन 25 की आयु के आसपास आपका आक्रामक बिहेवियर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। एंड लिंग के ऊपर भी ये बात बोली हुई है कि जो वुमेन्स होती हैं वो लेस एग्रेसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, ये भी यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। लिंग के लिए भी जो शोधकर्ता है उन्होंने बताया है कि स्त्री अधिक आक्रामक नहीं होती है, पर पुरुष ज़्यादा आक्रामक होते हैं। लेकिन इसमें रिपीटेड प्रोवोकेशन लिखा है। रिपीटेड प्रोवोकेशन यानी कि बार बार किसी को परेशान करते रहोगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बार बार रिपीटेड प्रोवोकेशन करोगे तो वो सबसे ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगी। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। पुनरावृत्त उकसाहट कहते हैं इसको। रिपीटेड प्रोवोकेशन की स्थिति में पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक आक्रामक व्यवहार प्रदर्शन करती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी भी है। पर्सनालिटी यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप जैसे कि मान लीजिए आप अगर थोड़ा घबराते हैं, या फिर आप अपना अपमान होने से, मतलब आपको अपना अपमान की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो भी आप आक्रामक बिहेव नहीं करेंगे, तो आप बहुत कम, या अगर आप मतलब जैसे सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, सामाजिक तौर पे अच्छा है, तो भी आप आक्रामक इतना शो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपनी सामाजिक लाइफ अच्छी रखनी है, या फिर आपको अपनी निंदा होने का, कि आपकी कोई बुराई करेगा उसका भय है, तो भी आप एक आक्रामक व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। ओवर कंट्रोलर, जो अपने एकदम अपने एग्रेशन पे काबू पा लेता है, उसको हम ओवर कंट्रोलर कहते हैं। एक होता है अंडर कंट्रोलर, जो कि काबू नहीं पा पाता, सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखी है, ठीक है, जो और ज़्यादा आक्रामकता का अनुभव करते हैं। हाँ, जो अंडर कंट्रोलर है, यानी कि जो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो छोटी से छोटी माइनर प्रोवोकेशन से भी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। उसके क्राउड हो गया। उसके बाद एक ग्लास है, ग्लास करके, ये कोई चीज़ नहीं है, ये इंसान है, ठीक है। ग्लास एक इंसान है, कहाँ लिखा जाए यार,
चलो यहाँ पे लिखते हैं ग्लास है। ग्लास एक इंसान है जिन्होंने बताई है 2 तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं। टाइप ए, एक तो टाइप ए पर्सनालिटी है एंड टाइप बी पर्सनालिटी है। तो एक टाइप ए पर्सनालिटी है और एक टाइप बी पर्सनालिटी है जो ग्लास है। और टाइप ए वाली पर्सनालिटी में हॉस्टाइल एग्रेशन होता है सबसे ज़्यादा। वो मतलब वही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, जल्दबाजी में चीज़ें करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये सब लिखा है। जो टाइप बी वाले हैं वो कम आक्रामक होते हैं, ये लिखा है। तो ये ग्लास ने बताया है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ही हैं ये, इनका नाम इसके अंदर मतलब इन्होंने एग्रेशन के ऊपर काफ़ी काम किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था नॉइज़ वगैरह वाला। ये वाला भी हमने पढ़ लिया था। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। ऐसा लिखा है जिनमें एक्स वाई, जिसमें वाई क्रोमोसोम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वो एग्रेसिव होते हैं। वाई क्रोमोसोम, हाँ, वाई क्रोमोसोम की अधिकता जिसके अंदर होती है वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो यही लिखा है कि वंशानुक्रम और आक्रामकता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। वो कहते हैं कि हम लोग ना इन्वायरमेंट की वजह से कम, लेकिन हेरिडिटी की वजह से ज़्यादा आक्रामक होते हैं। तो इसके अंदर ये वाई क्रोमोसोम्स के बारे में लिखा है। सो इट्स रिलेटेड टू सम साइंस काइंड ऑफ या रिसर्च काइंड ऑफ चीज़ है ये। तो ये हम ऐसे इसका हमेशा इसके एग्जाम्पल्स तो नहीं देख सकते, बाकी जितने हैं उनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि भीड़ में आपको परेशानी हो सकती है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि जो मेल्स होते हैं वो कम जो वो होते हैं मेल्स होते हैं वो ज़्यादा आक्रामक होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये सब हमने देखा, तो ये हम देख सकते हैं। ये चीज़ें हमारे एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल्स हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। बट ये एक्स वाई, जिनमें वाई ज़्यादा होता है, वो क्रोमोसोम ज़्यादा आक्रामक होता है, ये ऐसा कुछ आप ऐसे मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, रिसर्च के बाद ही पता चल सकता है। फिर लिखा है कंट्रोल। अगर आक्रामक बिहेवियर है तो उसे कंट्रोल करने की भी तो विधियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा पनिशमेंट दे दो, यानी कि दंड। हिंदी में भी लिखा है मैंने, पनिशमेंट दे दो, दंड दे दो, क्या पता वो बिहेवियर कम हो जाए। ठीक है, जो बिहेव कर रहे थे वैसा बिहेव कम हो जाए, तो दंड भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है। दंड आप उतना, एक तो यही लिखा है कि जितना ज़्यादा डिग्री इंपॉर्टेंट है, जितना एग्रेसिव बिहेवियर उतना बड़ा दंड, कम एग्रेसिव बिहेवियर कम दंड। तो यहाँ पे लिखा है दंड व्यक्ति को और भी क्रोधी बना सकता है, लेकिन इसका लिमिटेशन है ये। दंड देने वाले व्यक्ति स्वयं भी भविष्य में आक्रामक बन सकते हैं, कि जो यानी कि जो पनिशमेंट दे रहा है वो भी आक्रामक हो सकता है। एंड दंड का प्रभाव, यानी कि जो पनिशमेंट होती है वो कभी स्थायी नहीं होती है। एंड एक टाइम के बाद अगर आदत हो जाती है तो फिर इसका कोई महत्व रह नहीं जाता पनिशमेंट का। ठीक है, एंड पनिशमेंट इफेक्टिव कैसे है? आक्रामक व्यवहार के बाद ही दंड देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, तत्काल होना चाहिए, यानी कि करंट होना चाहिए, एकदम से दे देना चाहिए, ये सब लिखा है। फिर इससे भी बेहतर हमारे पास एक ऑप्शन है कैथेरेसिस, यानी कि रेचन। कैथेरेसिस मैं सही पढ़ रही हूँ ना? कैथेरेसिस, हाँ। ये रेचन क्रिया क्या होती है? एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अंदर ना कुछ एग्रेसिवनेस चीज़ें होती हैं बचपन में। यदि आपको वो अपने अंदर की जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो आक्रामकता है उसको खेलों के माध्यम से बाहर निकालने के लिए मौका नहीं मिलता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए हमें कैथेरेसिस चुनना चाहिए, यानी कि उस एनर्जी को जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम एग्रेसिव होते हैं, उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। यानी कि वो जा रही थी इस दिशा में, अब हम उसको इस दिशा में मोड़ के क्या कर सकते हैं, उसको खेल कूद के अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारे अंदर से एक हिंसक चीज़ होती ही है। जैसे एक सेकेंड, हाँ, जैसे एरिस्टोटल भी इसके बारे में कहते हैं कि आक्रामक ऊर्जा हमारे अंदर होती है, उसको मुक्त करना ज़रूरी है, उसको फ्री करना ज़रूरी होता है। फ्री कैसे करोगे आप? खेल कूद के माध्यम से कर सकते हो, व्यायाम से कर सकते हो, और इन सब चीज़ों से कर सकते हो। एंड ये कैथेरेसिस करना ज़रूरी होता है, सो दैट हम बाद में आक्रामक ना बने। फिर आता है ट्रेनिंग इन सोशल स्किल। कहने का मतलब है, ट्रेनिंग इन सोशल स्किल का मतलब क्या है कि यदि आप आक्रामक हैं, लेकिन अगर आपको सामाजिक रूप से थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए, प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो फिर हो सकता है आप वैसा बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉन रिवॉर्डिंग, यानी कि अगर आपका एक आक्रामक बिहेवियर है तो कभी भी उसको रिवॉर्ड मत दो। किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को रिवॉर्ड मत दो उसको, और मतलब ये मत दो कि हाँ बिल्कुल ठीक है, रिवॉर्ड मत दो। नॉन रिवॉर्डिंग सिचुएशन होगी तो वो अधिक प्रशंसा अगर आप नहीं करोगे, रिवॉर्ड नहीं दोगे, तो वो ऐसे ही छोड़ देगा। फिर आता है एक्सपोजर टू नॉन एग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि आप नॉन एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ एक्सपोज कीजिए, बजाय उसके एग्रेसिव बिहेवियर के बजाय नॉन एग्रेसिव बिहेवियर पर एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा डीह्यूमनाइजेशन को रोकना, यानी कि अमानवीय चीज़ों को रोकना। अमानवीय चीज़ें करेंगे तो एग्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा टू रिमूव द सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेशन। एग्रेशन जिस वजह से हो रहा है उसको ही अगर हटा दिया जाए तो
तो फिर एग्रेशन कम हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ लेना ये, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में। अभी हमने सिर्फ एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन कवर किया है, बुलिंग अभी हम कल मतलब उसमें कर लेंगे, नेक्स्ट उसमें इसी में ही करेंगे। तो बुलिंग अभी समझना है, उससे पहले हमने सिर्फ एग्रेशन समझा है, काफ़ी अच्छे से समझा है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, दोनों में क्या रिश्ता है, दोनों में क्या रिलेशन है, ये समझा है। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये पॉइंट्स है कि किस वजह से एग्रेशन होता है, ठीक है, ये हैं किन वजह से एग्रेशन होता है, ये भी वो सेम पॉइंट्स है जिन वजह से एग्रेशन होता है, ये देख लेना, ठीक है। एंड इसके अलावा ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे देख लेना, मतलब स्टॉप करके देख लेना कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और यहाँ से भी आगे पढ़ लेना, ठीक है। एक ये हो गया, उसके बाद हम बुलिंग पढ़ेंगे। बुलिंग पढ़ना था ना, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि है बुलिंग। सबसे पहले तो जो ये दबंगता होती है, दबंगता, ठीक है, तो बुलिंग को हिंदी में दबंगता कहते हैं। और इसका मतलब क्या है, किसी को बुलिंग करना। बुली का मतलब ये होता है किसी को परेशान करना, ठीक है, चाहे अच्छा ये परेशान जो होता है ना, वो सेम ग्रेड का बच्चा जो है वो अपने ही फ्रेंड को भी कर सकता है परेशान, और जो सीनियर ग्रेड के बच्चे होते हैं वो जूनियर ग्रेड को भी परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दबंगता, या जिसको हम हिंदी में आखेदन भी कहते हैं, इंग्लिश में तो इसको बुलिंग ही कहेंगे। और इसके ऊपर DSSB से एक क्वेश्चन आया हुआ है, DSSB में एक क्वेश्चन आया था दबंगता के ऊपर, बुलिंग के ऊपर, और उसमें 2 स्टेटमेंट्स दी थी कि बुलिंग का मतलब होता है किसी को परेशान करना, एंड ये फ्रेंडशिप का एक्ट नहीं है, और दूसरे में लिखा हुआ था कि दिस इज़ द एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप। तो बुली करना किसी को भी फ्रेंडशिप का एक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको परेशान कर रहे हो। तो हम अपने फ्रेंड्स को परेशान नहीं करते ना। बुली करने का मतलब है कि उसकी किसी भी चीज़ को लेकर के उसको परेशान करना, या फिर उसको कुछ कह देना। अच्छा, दबंगता में 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये वर्बल भी हो सकता है और ये नॉन वर्बल भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। शाब्दिक का मतलब होता है कि शब्दों से कुछ कह देना, ठीक है, और वर्बल यानी कि कुछ बोलना उनको। एंड नॉन वर्बल का मतलब होता है शारीरिक तौर पे या फिजिकली आपने उनको मारा पीटा हो, परेशान किया हो। तो ये 2 तरह के होते हैं, बुलिंग याद रखनी है। तो क्या लिखा है, बुलिंग क्या होता है, दबंगता, या जिसको हम हिंदी में धौंस जमाना भी कहते हैं, बुलिंग कहते हैं। सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द एक्ट ऑफ ये वायलेंस का एक्ट हो सकता है, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो नॉन वर्बली हो। तो बुलिंग इज़ द एक्ट ऑफ वायलेंस। या तो ये सेम ग्रेड के स्टूडेंट्स में होता है, जैसे कि एक ही क्लास के अंदर हुआ, एक ही क्लास में एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा आपको परेशान करता है, बुली करता है, दूसरा बच्चा परेशान होता है, क्योंकि उसको जो बुली कर रहा है उसको उसकी कोई कमज़ोरी पता है, कोई वीकनेस पता है। और ये जो बुली हो रहे हैं बच्चे, ये लोग कुछ इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाते, इसी को बुलिंग कहते हैं। एंड कॉलेजेस में इसका नाम रैगिंग के नाम से भी होता है, ठीक है, इसी को रैग करना भी कहा जाता है। तभी एंटी रैगिंग फॉर्म्स निकलवाते हैं ना, कि आप एफिडेविट पे साइन करके दीजिए कि आप रैगिंग के खिलाफ हैं, आप रैगिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये बुलिंग है। तो क्या है बुलिंग, दबंगता या धौंस जमाना या आखेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंग करने का व्यवहार होता है, कि आप किसी को परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आक्रामकता शामिल होती है। इससे पहले हम आक्रामक में पढ़ चुके हैं कि आप कैसे भी आक्रामक हो सकते हो, आप वॉयलेंट हो सकते हो, आप आक्रामक हो सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो, आप शाब्दिक रूप से भी एग्रेसिव हो सकते हो, और आप फिजिकली भी एग्रेसिव हो सकते हो, ठीक है। इसमें छोटे या जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको परेशान किया जाता है, या तो कोई सीनियर ग्रेड का स्टूडेंट जो बड़ा है आपसे, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे वो क्लास में बड़ा हो, वो आपको परेशान करता है, और जूनियर ग्रेड्स के बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। जूनियर ग्रेड या फिर सेम ग्रेड्स में भी हो सकता है ये, तो सीनियर एंड जूनियर में भी होता है, एंड सेम ग्रेड के स्टूडेंट्स भी परेशान कर सकते हैं उसको, जो वनरेबल है, जो वीक है। वीक मतलब जो ऐसे बीमार वाला वीक नहीं, वीक मतलब जो फिजिकली भी वीक हो बहुत ज़्यादा, एंड जिसको परेशान आराम से किया जा सकता हो, उनकी तलाश में रहते हैं ये। तो यहाँ पे क्या क्या उदाहरण दे रखे हैं, कपड़े खींचना सबसे पहला, एक बच्चे की तो जेब ही फाड़ दी थी, मतलब यहाँ पे ना जेब लगी होती थी, तो पता नहीं क्या ट्रेंड चला था केवी में कि सबकी ऐसे जेब फट रही थी, कुछ टाइम पहले की बात है। तो कपड़े खींचना है, खैर वो बुलिंग नहीं था, वो तो फिर सबकी ही जेबों को फाड़ा जा रहा था, वो तो क्या एक्ट था पता नहीं, उनकी कमीज़ें छोटी हो रही थी, या वो नेक्स्ट क्लास में जाने वाले थे, 11th में जाने वाले थे, तो चले जाते तो सब ऐसे ही कर रहे थे। बट ये दिस इज़ नॉट द एक्ट ऑफ बुलिंग, ये तो फिर सबके साथ ही हो रहा है। पर कपड़े खींचना, ठीक है,
चलते चलते टांग मारना, जैसे किसी को परेशान कर देना, टोपी उतार देना, जैसे कि सर्दी हो रखी है तो उसमें टोपी उतार देना, इस तरह का होता था। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है एक बच्चे को, मतलब वो तो चलो फ्रेंडशिप के उसमें किया है कि वो सर्दियों में मूंगफली खाते थे, मूंगफली के छिलके किसी की टोपी में डाल देते थे, एंड वो जब टोपी पहनता था तो सारे मूंगफली के छिलके उसके ऊपर आते थे। तो मतलब ये बुलिंग नहीं है, मतलब ये शरारतें हैं। बुलिंग इससे डिफरेंट होता है। बुलिंग में दूसरा इंसान जो है वो रो देता है, या फिर वो रो सकता है, वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है। एक हेल्दी फ्रेंडशिप डिफरेंट होती है, लेकिन बुलिंग इज़ ऑल डिफरेंट, ये तो पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो इसमें कपड़े खींचना शामिल होता है कि जैसे बच्चे आपस में कपड़े खींच देते हैं, टांगे मारना, टोपी उतार देना, ये सब व्यवहार इसमें लिखा हुआ है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा लड़के अधिक पाए जाते हैं, यहाँ पर भी लिखा है। और ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड है। तो बुक में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसके अंदर जो बच्चा डिविएंट बिहेव करता है, समाज से अलग हट के बिहेव करता है, देखो ये बिहेवियर, दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं। यहाँ पे जगह है क्या? नहीं, यहाँ पे तो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमारे पास जगह तो है नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो ढूंढ रही थी, इसलिए वीडियो को मैंने वो कर दिया था। हाँ, ओके। सो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, यहाँ थोड़ा सा क्लीन करना पड़ा इसको क्योंकि और पेजेस तो है नहीं इसके अंदर। तो मैं यही बता रही थी कि जो आपका बुलिंग होता है वो इस तरीके की चीज़ होती है जिसमें आप दूसरे को परेशान करते हो। एंड और क्या बताया था मैंने, इसमें मोस्टली लड़के ही शामिल होते हैं। मोस्टली लड़के जो होते हैं वो इस आक्रामक व्यवहार में ज़्यादा शामिल होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा यही शामिल होते हैं, बट मोस्टली यही देखे गए हैं। हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों को दुख देना चाहता हो, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड हम यहीं लिखेंगे। मैं EC लिख रही हूँ, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड, एंड लेटर चाइल्डहुड के लिए LC लिख रही हूँ। ठीक है, पहले हम अर्ली चाइल्डहुड को समझते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में, मतलब इसी में बताया था आपको कैथेरेसिस के बारे में, जिसके अंदर हमारे अंदर जो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं उनको चैनलाइज करना ज़रूरी होता है, जिसके बारे में एरिस्टोटल ने भी बोला है कि हमारे के अंदर की जो एनर्जी है ना वो निकलना चाहती है, हमसे बाहर की तरफ निकलना चाहती है। तो ऐसे में हमें बच्चों को खेल कूद वगैरह या व्यायाम में लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं निकलती है ना वो एनर्जी, तो वो एग्रेसिव में चेंज हो जाती है और फिर हो सकता है हम बुली भी करें किसी को। सारे ही नहीं बुली करते, बट कुछ टाइम पे बुली हो जाते हैं बच्चे। तो ये आक्रामक टेंडेंसी की वजह से होता है, एग्रेसिव टेंडेंसी की वजह से होता है। इसके अलावा लिखा है कि पूर्व बाल्यकाल में, ध्यान से सुनना, पूर्व बाल्यकाल में यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में, जब आप एक्चुअली अपने चाइल्डहुड के अंदर नहीं हो, जिसको हम स्कूल जाने वाला भी कहते हैं, प्री स्कूल की बात हो रही है, तो पूर्व बाल्यकाल में खेल की क्रियाएं अधिक होती हैं। मतलब हम खेल बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हमारे पास और कुछ तो नहीं होता ना, हम खेल ही खेलते हैं। और उनकी वजह से हमारे अंदर थोड़ी सी सामाजिकता या सोशल वो भी आता है कि हम दो जने खेल रहे हैं, 3 जनों के साथ खेल रहे हैं, तो हमें बातचीत करना वगैरह सब कुछ आता है। उस बीच लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है। अगर गेम्स के रूल आपको नहीं समझ आया, बार बार आप हार रहे हो इस गेम में, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो एग्रेशन होता है या जो बुलिंग होती है वो अर्ली चाइल्डहुड में होती है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब वहाँ से शुरू हो जाती है लड़ाई झगड़ा, मारपीट जैसी घटनाएं वगैरह होना इन खेल क्रियाओं में मतलब स्वाभाविक है कि ये तो होता ही है, ये तो होना ही है। ठीक है, एंड बुलिंग का मतलब एक डोमिनेंस क्रिएट करना भी होता है, जिसको हम कहते हैं प्रभुत्व, यानी कि आप अपना प्रभुत्व जमा रहे हो, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हो या उसके ऊपर प्रभाव कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हो। एंड जो बच्चा बुली होता है उसके लिए क्या लिखा है, सबसे पहली चीज़ तो हाँ, जब जो भी बच्चा दूसरे बच्चों की बात नहीं मानता या उनके निर्देशों का पालन नहीं करता, बड़े बच्चे उनके ऊपर क्रोध करते हैं और घृणा करते हैं। ये सीनियर ग्रेड वाला था। कहने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप सीनियर ग्रेड में हो। ठीक है, जैसे 4 लड़के यहाँ पे बड़े बड़े खेल रहे हैं एंड बच्चे ने बोला कि मुझे भी यहीं खेलना, हमारा भी गेम्स पीरियड है। तो उसमें जो बड़ा बच्चा है उसने जूनियर ग्रेड के बच्चे को बोला कि नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग छोटे, तुम लोग वहाँ जाके खेलो एंड हमें यहाँ बात करनी है, जबकि प्लेग्राउंड खेलने के लिए होता है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन वो बच्चे कह रहे नहीं, हम तो यहीं खेलेंगे। हम वो भी अड़ गए हैं इस बात पे कि नहीं, हमको तो यहीं खेलना है। तो अब जो सीनियर ग्रेड का है वो जूनियर ग्रेड को परेशान कर सकता है क्योंकि उसने उसकी बात का पालन नहीं किया। तो यही सब चीज़ें बोली हुई हैं जो सीनियर ग्रेड एंड जूनियर ग्रेड के बीच में होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें टीजिंग होती है जिसको हम चिढ़ाना कहते हैं। किसी भी चीज़ से आप चिढ़ा सकते हो, जैसे कि मुझको तो ना बहुत चीज़ें बोली गई थी, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो उस टाइम पे मैंने कैसे उस चीज़ को वो किया, क्या बोलते हैं, मतलब इसको हम
प्यार भी नहीं कह सकते। उस टाइम तो देखो बॉडी शेमिंग जैसे वर्ड्स नहीं आए थे, उस टाइम हमें पता भी नहीं था, ठीक है, बस हमारे पास यही था कि तुम्हारे पापा का तो नहीं खा रहे हैं ना। उस टाइम पे यही कुछ डायलॉग्स होते थे, यही कमबैक्स होते थे, और कुछ खास कमबैक नहीं होते थे। तो खैर वो एक टाइम के बाद कम हो गया, क्योंकि बच्चे सेंसेबल हो गए, तो वो बुलिंग जैसा लगा नहीं। पहले इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं माना जाता था, लेकिन बुलिंग बहुत डिफरेंट भी होती है, मतलब परेशान कर देने वाली भी होती है, झकझोर कर रख देने वाली भी होती है। जैसे आई विल नॉट सजेस्ट यू टू वॉच दिस, बट टेबल 21 या टेबल नंबर 21 करके एक मूवी आई है, विच इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन बुलिंग, कि उसके बेटे को जो उसके अंदर एक एक्ट करते हैं, एक मतलब जो गेम्स खिलाते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो हेरा फेरी में भी आए हैं, बाबू राव का कैरेक्टर करते हैं, कैसे, परेश रावल। तो उनके जो बेटे थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था, जिसकी वजह से वो बच्चा शायद नहीं, मुझे बहुत धुंधला याद है वो मूवी, बट वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। तो आप सोचो कि आप किसी को इस हद तक परेशान कर रहे हो। जैसे कोई छोटा व्यक्ति है तो उसको छोटू छोटू कह करके चढ़ा रहे, कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको मोटा मोटा करके चढ़ा रहे हैं, या फिर और भी चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये गलत है वैसे, दिस इज़ बॉडी शेमिंग। या फिर आप किसी के एक्चुअल जो उसकी पर्सनालिटी है, आप उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हो। देखो हाइट, मतलब इंसान मोटा पतला तो हो सकता है, ठीक है, मतलब अपने आप को ठीक कर सकता है, बट हाइट का आप कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, हम ये सब जानते हैं। तो आप, या फिर कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपके रंग भेद जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो किया जाता है, जाति का भेदभाव किया जाता है। सो उसके हिसाब से आपको बहुत परेशान किया जाता है, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं तो भी आपको परेशान किया जाएगा, कुछ कुछ नामों से बोला जाएगा। अगर आप किसी और जगह से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, या फिर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो सबके लिए अलग अलग नेम्स हैं जो बच्चे आपस में बोलते रहते हैं। तो ये बुली करना है, और इसका असर बहुत ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। जो लोग डील कर जाते हैं वो कर जाते हैं, जो लोग डील नहीं कर पाते उनके लिए बहुत परेशानी होती है। सो ये वाली जो मैं आपको जो मूवी सजेस्ट कर रही थी, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा रूप से बुली किया जाता है, तो उसके बारे में यह पिक्चर है। या फिर आई थिंक रैगिंग होती है या बुलिंग होती है, कुछ इस तरह का होता है, बट मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, क्योंकि वो फिर बहुत शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। किसी को इतना परेशान कर दो तो बहुत परेशान हो जाए, मतलब वो बहुत मतलब डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुलिंग करते हैं ना, ये जो बुली करते हैं आपको, ये आपको असुविधा वाली भावना देते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ देते हैं जिसमें आपको असुविधा हो, आपको अच्छा फील नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, बुलिंग में अच्छा फील कहाँ से होगा, कोई मुझे बहुत टाइम से कुछ कहता जा रहा है तो मैं खुशोरी हो जाऊँगी इसको लेकर के, है ना। तो ये आक्रामक वाली चीज़ें हैं, हो सकता है मेरा व्यवहार आक्रामक हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आक्रामकता किस वजह से आती है, सिचुएशन बेस्ड आती है, सिचुएशनल्स होती हैं, कि कोई सिचुएशन में कुछ कहा गया तो आप हो गए, और अब मतलब आप गुस्सा हो गए। आक्रामकता मैंने आपको बताया था कि इसमें गुस्सा करना भी आता है, इसके अंदर सैडनेस भी हो सकता है, जगह पे कोने में चुपचाप बैठना भी हो सकता है, और इसी की वजह से अगर आप इस चीज़ को बियर कर लेते हो और आप फाइट बैक करते हो तो फिर आप मार भी लगा सकते हो उनको, ठीक है। तो ये एग्रेसिव की बात होती है यहाँ, मतलब ये बुलिंग की बात थी इसके अंदर। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि बुलिंग क्यों करता है बच्चा। जैसे अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये बुली क्यों कर रहा है, या तो ये घर में ऐसा होते हुए दिख रहा है, या तो इसके साथ आक्रामक व्यवहार हो रहा है, या तो फिर ये सामाजिक रूप से इसको साइड लाइन किया हुआ है, इसलिए ये अपने आप को थोड़ा सा अपना रैपो बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये सबको बुली करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईर्ष्या की भावना। अगर आप बुली करते हो, ठीक है, बच्चों में आक्रामक व्यवहार किन वजह से आता है, तो पारिवारिक तनाव की वजह से लिखा हुआ है, फैमिलियल कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो उस वजह से हो सकता है, ठीक है। अब आप अटेंशन के भूखे हो उसकी वजह से भी हो सकता है, कि आप अटेंशन पाना चाहते हो उस वजह से भी हो सकता है, ईर्ष्या की भावना की वजह से, या फिर आपको मम्मी पापा तिरस्कार पूर्ण आपके साथ बिहेव करते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, उस वजह से भी आपके अंदर ये सब चीज़ें आ रही है। देखो ऐसा नहीं है कि ये सब हैं तो फिर आप बुली बन जाओगे, ऐसा नहीं है। बुली आप अलग कारणों की वजह से भी बन सकते हो, पर ये वन ऑफ दी कारण है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे कारण होंगे, इनमें से कोई एक कारण भी हो सकता है कि इनके बजाय और कोई दूसरा कारण हो, ठीक है। उसके लक्ष्य में रुकावट का आना, मारपीट ज़रा सी मतलब उस बच्चे के साथ कभी हुई हो, फिर वो फाइट बैक करे, फिर वो खुद बुली बन जाए, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड इस आयु वर्ग में बच्चे हाथ पैर पटकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो मांग रहा है कि मुझे तो टॉफ़ी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, ला के दो, फिर वह ऐसे 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 कर रहा है कुछ कि नहीं मुझे तो चाहिए, हाथ पैर पटक रहा है। तो ये अग्रेशन भी है, ये बुलिंग से रिलेटेड नहीं है, बट ये बताया जा रहा है कि इस आयु वर्ग में बच्चे ज़्यादा इस तरीके के होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे बन जाते हैं।
फिर आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड में ना एक हमारे पास होती है ग्रुप लॉयल्टी। हम लोग ग्रुप के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रुप लॉयल्टी। क्या कहते हैं? ग्रुप लॉयल्टी, यानी कि ग्रुप के प्रति हम बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रुप हमें पसंद करे, हम उसका हिस्सा बन जाएं, यही सब लिखा हुआ है। उत्तर बाल्यकाल में बालक अपनी पूर्व बाल्यकाल की विशेषताओं को, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। इसके अंदर समूह शक्ति देखी जाती है। आप ग्रुप के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाते हो, आप सहयोग करते हो, आप ज़्यादा कॉपरेट करते हो, क्योंकि आपका कोई एक लक्ष्य होता है। कॉपरेशन भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एंड इसके अंदर आपको अपने ग्रुप के साथ रह के फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हाँ, हम अपने ग्रुप में सुरक्षित हैं। फिर बच्चे अपने छोटे छोटे क्लीग्स बना लेते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था ना। क्लीग्स हमेशा 3 to 4 बच्चों का बनता है, जिसमें मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया था आपको। इसमें बच्चा गैंग एज के अंदर होता है, मतलब इसमें बच्चा गैंग बना के रहता है। उसके पास एक बड़ा समूह होता है जिसमें लगभग एक जैसे सेम सेक्स के बच्चे होते हैं। अगर मेल लड़के हैं तो लड़के होंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियां होंगी, ये सब चीज़ें हैं। और 6 से 10 साल का पीरियड होता है ये, और अपनी निजी उद्देश्यों के लिए करता है। मतलब इसके अंदर बताया है कि बुलिंग जो होती है वो अर्ली को क्या कह रहे हैं, पूर्व बाल्यावस्था में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर किशोरावस्था भी है, एडोलसेंस भी आता है। इसके अंदर जो एडोलसेंस है उसके अंदर तो और ज़्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगते हैं। ठीक है, और एडोलसेंस की बात करेंगे, एडोलसेंस में ऐसे ही लिख रही हूँ कि किशोरावस्था, किशोर, ठीक है, ऐसे ही लिख के छोड़ रहे हैं, अभी समझ जाना। किशोरावस्था के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग क्लिक भी हमारे टूट जाते हैं। वो जो 3 से 4 का ग्रुप होता है ना, वो भी कुछ टाइम के बाद टूट जाता है, और हम इसमें कम आक्रामक हो जाते हैं। इससे मतलब आप अपने पेरेंट्स के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा वैसा आपका रवैया हो सकता है। इसके अंदर 18 वर्ष तक हम होंगे, 18 साल तक हम इसके अंदर होंगे, जो ये एडोलसेंस का टाइम पीरियड है। इसके अंदर हम अपना थोड़ा सा ना आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पढ़ना या थोड़ा करियर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज विरोधी हरकतें करते हैं। समाज विरोधी का मतलब है जो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती, आपसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है, बट आप वैसा बिहेवियर करते हो जो कि गलत होता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। एंड जिनकी उनके अच्छे संबंध नहीं होते, जो इनको स्वीकार नहीं करते, उनमें ऐसे बदले की भावना भी आ जाती है। एक गैंग की लड़ाई जो है वो दूसरे गैंग से हो रही है। मतलब एक अर्ली चाइल्डहुड में एग्रेशन होता है, बुलिंग देखने को मिलता है। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा कम हो जाता है, एडोलसेंस में थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। एंड आयु के बढ़ने के साथ साथ झगड़े भी कम हो जाते हैं। तो मैंने बताया था 25 ईयर ऑफ एज में हम थोड़े से आक्रामक कम हो जाते हैं, एंड बुली भी हम कम करते हैं, क्योंकि हम थोड़े सेंसिबल हो जाते हैं। हमें और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना है, ना कि केवल इन चीज़ों पर। तो आयु बढ़ने के साथ साथ इनके झगड़े भी कम होते चले जाते हैं। ये समायोजन कर लेते हैं, यानी कि समायोजन मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं। ठीक है, इनके क्लिक्स भी टूटने लगते हैं। सिर्फ इतना ही लिखा है। इस अवस्था में अंत तक अधिकांश किशोर गैंग से अलग हो जाते हैं, क्योंकि गैंग अब उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहता है इस टाइम पीरियड में। तो ये था बुलिंग के बारे में, बहुत ही शॉर्ट नोट के उसमें आ सकता है ये। इवन जो सब्सटेंस एब्यूज़ है ना, वो भी शॉर्ट नोट के तौर पर आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस एब्यूज़ के बारे में। ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है। चलो, सब्सटेंस एब्यूज़ हिंदी में लिखा है पदार्थ या मादक द्रव्य व्यसन, जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस एब्यूज़ एंड ड्रग एडिक्शन। देखो, वो बच्चे का तो मैं भूल गई, उसका क्या नाम था, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। बट एक बच्चा था ना जो थिनर वगैरह को स्मेल कर रहा था, एंड स्कूल नहीं जाता था, बाद में शुरू किया जाना उसने, और कुछ इस तरह का चीज़ था। तो ये सब्सटेंस एब्यूज़ है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस एब्यूज़? देखो, जब भी हम किसी सब्सटेंस के ऊपर शारीरिक रूप से निर्भर हो जाएं कि इसके अलावा तो हमारी ज़िंदगी चलने वाली ही नहीं है, और हम उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाएं, उसको हम सब्सटेंस एब्यूज़ कहते हैं। एक अमाउंट से अगर आप ज़्यादा एडिक्टिव हो जाएं तो वो भी सब्सटेंस एब्यूज़ है। तो सब्सटेंस एब्यूज़ में आप एडिक्टिव हो जाते हैं किसी चीज़ के प्रति, बहुत ज़्यादा आपको एडिक्शन हो जाता है। एंड एक मिनट ज़रा, हाँ, आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं उस चीज़ के प्रति। तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको। मादक द्रव्य यानी कि वो चीज़ें जो आपको अनकॉन्शियस भी कर सकती हैं, ये चीज़ें आपको अनकॉन्शियस कर देती हैं। तो ये इसका मतलब होता है फिजिकल डिपेंडेंस। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन थी, फिजिकल डिपेंडेंस क्या है। तो फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब यही होता है एडिक्शन।
फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब एडिक्शन होता है जिसके अंदर हम फिजिकली डिपेंड हो जाते हैं इन ड्रग्स के ऊपर, इन सब्सटेंस के ऊपर, इन ड्रग्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली, ऐसा सीन हो जाता है, ऐसी चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमें अगर ये हमें ना मिले, ये वाले सब्सटेंस अगर हमें ना मिले तो हमें दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, शरीर में दर्द, बेचैनी, और हम बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर सकते हैं अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिली तो। ठीक है, और हमें हमेशा इनकी आवश्यकता होती रहती है। इनके बंद कर देने के बाद यदि इसकी सप्लाई एकदम से बंद कर दी जाए तो वो पर्सन एकदम बेकाबू सा हो जाता है, वो इसके बिना रह ही नहीं सकता। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल डिपेंडेंस। तो मादक पदार्थ अपने ऊपर फिजिकली इंसान को डिपेंडेंट बना लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे एडिक्शन वर्ड का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि हम कौन से फिजिकल एडिक्शन की बात कर रहे हैं कि फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं इन मादक पदार्थों के ऊपर। शरीर का मादक पदार्थों के विषैले पदार्थ यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है वो हमारे ऊपर देखने को मिलता है। एडिक्शन टू अ ड्रग यानी किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन अगर है, एडिक्शन टू अ ड्रग मीन्स दैट बॉडी बिकम सो डिपेंडेंट, यानी कि बॉडी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है। बुक में लिखा है टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग दैट वन कैन नॉट डू विदाउट इट, यानी कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो फिर उसके बिना, आपको वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो ये वाली मूवी थी, कबीर सिंह वाली मूवी थी, उसका एक पार्ट देख करके मैं थोड़ा सा हैरान रह गई थी कि कुछ किया था एंड वो एकदम से कॉन्शियस हो गया था। ये सब चीज़ आपको अनकॉन्शियस बनाती है बट वो कॉन्शियस हो गया था। आई डोंट नो वो क्या था, मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट वो कुछ इस तरीके का था। एंड आफ्टर दैट मतलब उससे ही मतलब सेकेंड हाफ में इस तरीके से आप समझ लो कि वो सच में मूवी में बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है इन चीज़ों के प्रति। जैसे कि बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। अवैध पदार्थ, कुछ आपके अवैध या इलीगल पदार्थ होते हैं। ठीक है, अवैध मतलब जो इलेजिटिमेट हो। देखो, लेजिटिमेट वो वाले ड्रग्स हैं जो आपके मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो आपको थोड़ा सा काम करने के लिए हो, मतलब काम मतलब आपको थोड़ा शांत करने के लिए हो, पैसिफाई करने के लिए हो, आपको मतलब आपको दर्द हो रहा है, पेन किलर्स हो रहे हैं, या फिर आपको नींद नहीं आ रही है तो मेलाटोनिन वाला कुछ देते हैं सो दैट आपको नींद आ जाए, आपका वो हार्मोन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि ये इनके ऊपर एक तो हम फिजिकली डिपेंड हो जाते हैं। इलेजिटिमेट, अगर इलीगल या इलेजिटिमेट किसी ड्रग का यूज़ हो रहा है तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ ही होता है, एंड लेजिटिमेट यूज़ हो रहा है ड्रग्स में। ठीक है, ड्रग्स इन द सेंस वो जो मेडिसिनल उसके लिए यूज़ हो रहे हैं वो लेजिटिमेट है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इस मादक पदार्थ द्रव व्यसन की 4 विशेषताएं, यानी कि इन सब्सटेंस की, इन ड्रग्स की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले इसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारी इच्छाएं इसी के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। तो लिखा है इसमें मादक पदार्थ यानी कि जो ये ड्रग्स होती हैं, ग्रहण करने की शरीर द्वारा तीव्र इच्छा, यानी कि हमें बहुत इच्छा होती है कि हम इसको ले लें। ठीक है, आवश्यकता व्यक्त की जाती है जिसे वह हर संभव साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। चोरी भी करनी पड़े तो भी इसके लिए कर लेंगे। कुछ लोग तो मम्मी के गहने, बहनों का कुछ सामान जो है बेच देते हैं जस्ट ताकि उनको ये चीज़ें मिल सकें। इसमें खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, यानी कि आपकी खुराक बढ़ती ही चली जाती है, डोसेज बढ़ाते ही चले जाते हो, क्योंकि आपका जो बॉडी होता है वो उसका आदी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी की तो निर्भरता होती है इसमें, वो थर्ड पॉइंट है। ठीक है, और इसका हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता ही है। कुछ नाम हैं यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, कुछ नेम्स हैं कि क्या क्या होते हैं ये। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है ड्रग्स जो होते हैं, इसमें आपका आता है, अरे बस ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे धूम्रपान है जिसको हम वो स्मोकिंग कहते हैं। फिर यहाँ पे अब बुक के अंदर ही लिखा है तो बोलना पड़ेगा, जैसे कि गांजा हो गया, हशीश हो गया, हेरोइन हो गया, कोकेन हो गया, LSD हो गया, ये सब मॉर्फिन है, इनके इंजेक्शंस भी हैं, एल्कोहल भी इसके अंदर आता है। एंड इसमें कुछ नाम भी हैं, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो कुछ नाम भी हैं, इंग्लिश में ही लिखे हैं ये नेम्स, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये मैंने लिख दिए हैं। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे बुक में भी लिखे हुए हैं। जैसे कि क्या बताया, हाई ऑन स्पीड, ये स्पीड में वो वाली बात नहीं है। हाई ऑन स्पीड का मतलब वो नहीं है कि आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं। हाई ऑन स्पीड और गेटिंग हाई ये सब भी इसके लिए यूज़ होते हैं, जो पदार्थ हैं इन सब के लिए यूज़ होते हैं। या ट्रिप होना, ट्रांस में चले जाना, गेटिंग किक्स, आई डोंट नो वाई बट ये गेटिंग किक्स भी इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब आता है कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के कॉजेज़ क्या हैं, बहुत सिंपल है। 12th क्लास का साइकोलॉजी में भी सेम टॉपिक है ड्रग एब्यूज़ के बारे में, और इसके अंदर भी है कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के कॉजेज़ क्या होते हैं, सबसे पहला तो नारकोटिक्स,
नारकोटिक माफियाज होते हैं, ठीक है, ये जो माफिया, सॉरी माफिया नहीं, ये जो माफियाज होते हैं ना, ये बेचते हैं, ये उन बच्चों को निशाना बनाते हैं जो कि ईजीली पैसे ला सकें एंड ईजीली ये सब चीज़ें खरीद सकें, तो ये उनको निशाना बनाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये इन मादक पदार्थों का विक्रय करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और ये दूसरों का हेल्थ ख़राब करते हैं, उनके ऊपर इनका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो ये लिखा है, यही ऐसे लोगों के लिए प्रभुत्व प्रेरक शक्ति है जो इस व्यापार में आसान धन देखते हैं, मतलब इनको आसानी से धन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। वास्तव में ये लोग मानव विनाश का खेल खेल रहे हैं, मतलब ये पूरी मानव प्रजाति को, हमारे जो भी बच्चे हैं उनको डिविएंट बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, और ये पदार्थ बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इनको बचाने के लिए भी ये उन्हीं को माध्यम बनाते हैं जिन्हें एक बार इन पदार्थों का आदी बना लिया जाए, यानी कि एक बार एक बच्चे को एडिक्शन हो गया इसका, तो बार बार उसी के पास जाएंगे ताकि एडिक्शन हो। कुछ टाइम पहले तक तो ऐसा चला था कि अगर आपको पढ़ना है और आपको बहुत देर तक बैठना है तो भी उसके लिए मेडिसिन थी, मतलब उसके लिए वो कंसंट्रेशन वाली मेडिसिन थी, फिर बच्चा आदी हो गया था, वो सोता नहीं था, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती ना कि नींद आपको नहीं आती ताकि आप ज़्यादा देर तक पढ़ सको, तो ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जो कि गलत है यूज़ करना। फिर इंडिया में सडन एक्सपेंशन, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि इंडिया में ही ये पकड़े क्यों जाते हैं, क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। पहले पाकिस्तान से इंडिया आती थी चीज़ें, उसके बाद इंडिया अब एक हब बन चुका है और यहाँ से होते होते ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो वही लिखा है कि पहले नशीले पदार्थ, यानी ये जो पदार्थ हैं, ये सारे जो मादक पदार्थ या ये जो सब्सटेंस हैं, ये जो ड्रग्स हैं, पहले ये इन नशीले पदार्थों का व्यापार पाकिस्तान से होता था, परंतु अब ये पदार्थ भारत होकर के दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि पहले पाकिस्तान से इनका व्यापार होता था, लेकिन अब ये भारत होकर के दूसरे जगह जा रहे हैं। एंड सन 1981 में इन पदार्थों को भेजने के लिए भारत को मार्ग के रूप में, यानी कि उसको एक रास्ते के रूप में यूज़ किया था। सो पहले पाकिस्तान से ट्रेडिंग होती थी, उसके बाद से इंडिया के थ्रू, इंडिया के बीच से ट्रेडिंग होने लगी। एंड पहले कम मात्रा में होता था, लेकिन 1984 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के शिकार हैं। एंड फिर गेटिंग किक्स, हाई ऑन स्पीड, ट्रिप, गेटिंग हाई, ये सब बोलते भी हैं वो, ठीक है। अब इसका दुष्प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव किसको नहीं पता इसका, कोई बच्चा भी इसका दुष्प्रभाव लिख लेगा या नहीं, क्या हो रहा है ये, हाँ, कोई बच्चा भी इसका दुष्प्रभाव लिख लेगा। दुष्प्रभाव का मतलब क्या होता है, दुष्प्रभाव का मतलब होता है बैड इफेक्ट। क्या देखने को मिलता है, एक तो हम नियमों की अवहेलना करते हैं, हम नियम नहीं मानते, कानून में नहीं मानते, अगर हम ड्रग्स ले लेना शुरू कर देते हैं तो, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, सिंपल, हमारा जो हेल्थ है वो ख़राब होता है, डिट्रॉइट होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर इसका असर पड़ता है, हमारे रिलेशन के ऊपर इसका असर पड़ता है, हमारी शिक्षा को नुकसान होता है, एजुकेशन को हार्म पहुंचता है, हम उतना पढ़ नहीं पाते, उतना दिमाग नहीं चला पाते, हमारी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें सब कुछ बर्बाद हो जाती हैं। एंड हम अपराध करने लगते हैं, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एंड दूसरा चीज़ कि हमारी एजुकेशन पे फ़र्क पड़ता है। एंड क्राइम रेट इसलिए इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं हैं इन ड्रग्स को ख़रीदने के लिए, ये जो मादक पदार्थ इनको खरीदने के लिए नहीं है, तो हम तरह तरह के क्राइम्स करेंगे इनको खरीदने के लिए। इसमें परिवार की खुशी समाप्त हो जाती है, यही सब चीज़ें लिखी हैं। एंड एक इंसान जितना काम कर सकता था वो उतना भी नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ दीज एडिक्शंस, ठीक है। वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है, दूसरों के ऊपर दूसरों को परेशान किया जाता है, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड भी बहुत सारे रीजंस हैं इसमें। एंड हाँ, अगर इन पदार्थों को आप 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी ख़राब होने लग जाएगी पूरी हेल्थ, तो क्या लिखा है कि इन मादक पदार्थों के प्रयोग के 6 माह के अंदर ही व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक लास्ट टॉपिक है ड्रग एडिक्शन अमंग वुमेन इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि एक पेपर भी था, एक क्वेश्चन पेपर था, आई थिंक शायद 12th क्लास का था या 11th क्लास का पेपर था, पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, कीवी वगैरह का होगा वो पेपर मेरे ख्याल से। उसके अंदर सीधा यही लिखा हुआ था, अंधे विद्यार्थियों के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई बूढ़ा है तो उसको बूढ़ा नहीं कहोगे, उसको वृद्ध कहोगे। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल करना होता है, जबकि वहाँ पे सीधा लिखा है अंधे विद्यार्थियों के लिए, जो कि बात बिल्कुल गलत है। आप दृष्टिबाधित लिख सकते हैं, आप दृष्टिहीन भी नहीं ठीक रहेगा, आप दृष्टिबाधित लिख सकते हैं, आप ये सारा प्रयोग कर सकते हैं, बट वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो सिमिलरली ये यहाँ पर भी ना विमेंस के लिए जो हिंदी वाली बुक है, ये वाली जो बुक है ध्यान से देखो, इसके अंदर नशेड़ी शब्द का यूज़ किया है, जो कि गलत बात है। आप महिला
के ऊपर इन पदार्थों का जो असर है वो भी लिख सकते थे। ठीक है, महिलाओं के ऊपर इनका प्रभाव लिख सकते थे। महिला नशेड़ी लिखा हुआ है, जो कि गलत बात है। ये कोई भी बुक पढ़ेगा तो उनको ये लैंग्वेजेस अच्छी नहीं लगेंगी। इंग्लिश में तो ऐसा लिखा है ड्रग एडिक्शन अमंग वुमेन इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो कि फिर भी डिसेंट लग रहा है, बट हिंदी में पढ़ने में बिल्कुल डिसेंट नहीं लग रहा है, तो ये गलत चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिखा है भारत में ऐसे बहुत सारे, देखो क्या यहाँ पर ना एक टॉपिक है छोटा सा, जिसमें ये है कि इन ड्रग्स का विमेन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ज़्यादा काम है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े महानगरों में महिलाएं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, जिसको हम मेंटली स्ट्रेस कहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है हर चीज़ का, जिसकी वजह से उन तनाव को कम करने के लिए वो कम उम्र में ही इन ड्रग्स को लेने लग जाती हैं। और फिर मतलब वही लिखा है कि नशे की अंधी गलियों में भटक रही हैं। दैट मीन्स के स्ट्रेस होने के कारण, चलो एक रीज़न ये मान सकते हैं कि स्ट्रेस होने के कारण आप ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत जो संयुक्त राष्ट्र हैं, यूएनओ हैं, उसने भी बहुत चीज़ों के बारे में बात करी है। उसने एक डेटा हमको दिया है कि 21 से 25 ईयर्स की जो 21 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं, इनके बीच में ड्रग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एंड ये कामकाजी महिलाएं हैं, एंड इनको इसकी लत लग रही है। रीज़न इसका एक हो सकता है लोनलीनेस, हो सकता है रीज़न एक लोनलीनेस रीज़न हो सकता है कि वो अलोन है। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है, लोनलीनेस एक रीज़न हो सकता है। 21 एंड 35 ईयर की महिलाएं ये कर रही हैं, और इन्होंने बोला कि इसकी वजह से मतलब बहुत सारी जो विमेंस हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा। ठीक है, एंड और क्या क्या लिखा है, इसकी वजह से बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा, एंड जो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जो वो अपने प्री नेटल एज में होगा ना, तो उस पर भी असर पड़ेगा। मुंबई की एक रहने वाली मतलब वहाँ पे एक डॉक्टर हैं शोभा लाल कपूर, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इनके बारे में कि इनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस चीज़ का। कामकाजी महिलाएं कि अकेलेपन को इसका सबसे बड़ा कारण मानती हैं, कि हम अलोन हैं, हम लोनली हैं, इस वजह से ड्रग्स ले रहे हैं। ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, और बाकी ऐसे बहुत सारे डेटाज हैं। आप डेटा तो याद नहीं करते रहोगे सारा, बस आप एक छोटी सी चीज़ें याद कर लो कि विमेन में भी इस चीज़ का चलन बढ़ता हुआ देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा बस ये छोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं, ब्राउन शुगर। अच्छा, हेरोइन के लिए एक और नाम लिखा हुआ है इन्होंने। हेरोइन, मुझे वैसे तो हेरोइन आई थिंक ऐसे ही लिखते होंगे, वो ड्रग वाला हेरोइन मुझे अभी पता नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके। तो ये वाला जो है, ये इसके अंदर इसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राउन शुगर। इसको हम ब्राउन शुगर भी कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इसको ब्राउन शुगर कहा जाता है। तो 90% ये ले रहे हैं, कभी ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग्स को दो तरीके से लिया जा सकता है, जैसे खाकर भी लिया जा सकता है, इंजेक्शन के तौर पे भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बुक के अंदर लिखी हुई हैं कि कुछ लोग इसको नसों में डाल के इस्तेमाल करते हैं, एंड इसका प्रोहिबिशन बहुत ज़रूरी है। चलो ये तो चीज़ हमने पढ़ ली, बट इसका प्रोहिबिशन बहुत ज़रूरी है, इसको रोकथाम बहुत ज़रूरी है। प्रोहिबिशन कैसे होगा? सबसे पहले तो आप इनके केंद्रों में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कोई अगर व्यक्ति ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको यही करना पड़ेगा, आपको हेल्प करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या है जो आप इन सब चीज़ों में फंस गए हैं। तो नशा निषेध का तात्पर्य है कि जो शराब है या फिर अन्य चीज़ें हैं, जैसे बुक में लिखा है भांग, अफीम, गांजा, चरस, नशीली औषधियाँ के प्रयोग और इनकी बिक्री तथा निर्माण को औषधीय प्रयोजन के लिए यूज़ किया जाए। इसको केवल एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंड क्या लिखा है, नशीली चीज़ों का अत्यधिक सेवन अच्छा नहीं है, ये राष्ट्र के लिए भी बुरा है, आपके आर्थिक स्तर के लिए भी बुरा है, सामाजिक तौर के लिए भी बुरा है, और नशा निषेध करना चाहिए। सिंपल इतना लिख करके इन्होंने छोड़ दिया, और एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, एक क्राइम है, मतलब एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्राइम तो क्या, पनिशेबल ऑफेंस है, इसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स हो सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा हो चुका है। तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बुलिंग, सब्सटेंस अब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन, एंड लास्टली ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैश्वीकरण। हमारे पास बिल्कुल इसमें स्पेस नहीं है। अब तो ये हो गया है वैसे भी ना, इसको हटा देते हैं, ग्लोबलाइजेशन यहाँ करते हैं। अरे यार, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन या जिसको वैश्वीकरण समझते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, वो करते हैं यहाँ पे।
ठीक है, वैश्वीकरण का छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी छोटा सा सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, इसका क्या अर्थ है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे इसका क्या असर पड़ता है, भूमंडलीकरण क्या है और बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन करना है अभी। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन में देखो क्या है कि आज का जो युग है ना वो विज्ञान का युग है। विज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे साइंस है, हम लोगों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। दूरियाँ कम होने का मतलब ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं, हम उनसे जुड़ सकते हैं। इसी के बारे में बात हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। सो ग्लोबलाइजेशन ने ना किया क्या है, यहाँ पे लिखा है कि आज का युग विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी है हर जगह, दूरियाँ हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, घट रही हैं, और जो राष्ट्र है वो एक दूसरे के नज़दीक आता जा रहा है। मतलब जैसे अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ तो 12th क्लास में जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मीनिंग क्या होता है। 12th क्लास का जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमें बताता है कि इट्स अ फ्लो ऑफ आइडियाज़, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडियाज़ का फ्लो हो रहा है। आइडियाज़ का मतलब होता है विचार, यानी कि ऐसा कहा क्या जाता है कि कुछ टाइम पहले तक भारत में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी और हमें अपने राइट्स नहीं पता थे, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में वो राइट्स मिलना शुरू हो गए थे, चाहे वो विमेंस की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें भी अपने डोमेस्टिक स्पेयर से निकल करके आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये विचार कहाँ से आया, ये बाहर से विचार आया तो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा फ्लो ऑफ आइडियाज़ है, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन इज़ द फ्लो ऑफ आइडियाज़, ग्लोबलाइजेशन इज़ द फ्लो ऑफ करेंसी, कैपिटल भी फ्लो करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ मंगाई है, इंडियंस ने कोई चीज़ मंगाई है, तो हम उनको अपना करेंसी दे रहे हैं, तो करेंसी का भी फ्लो होता है, वहाँ का करेंसी भी हमें मिलता है, हम मोस्टली डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो इट्स अ फ्लो ऑफ आइडियाज़, करेंसी एंड पीपल भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एजुकेशन एंड बहुत सारी चीज़ों अन्य चीज़ों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। सो इट्स ऑल ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन है। और साथ में कमोडिटीज़, गुड्स भी जाती हैं, सर्विसेज भी जाती है। वहाँ का कोई इंसान जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्विसेज का मतलब है जैसे कस्टमर केयर की सर्विसेज हो गई, ठीक है। हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया बाहर का था, हमें समझ में नहीं आ रहा है वो, तो वहाँ का कस्टमर केयर से हम बात कर सकते हैं, तो वो हमें सर्विसेज दे सकते हैं। हमारे यहाँ का कोई प्रोडक्ट उन्होंने लिया है, उन्हें हमसे बात करनी हो, जुड़ना हो, तो कस्टमर केयर इज़ ऑलवेज देयर, तब वहाँ से बात कर सकते हैं। तो सर्विसेज की भी आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का भी आदान प्रदान हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, एंड चीज़ों का भी आदान प्रदान हो रहा है, लोग भी एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं। सो दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है भूगोल, यानी कि सब कुछ आपस में लिंक्ड है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये सभी कुछ एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसमें हम ट्रेड करते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो चीज़ किसी और के पास है तो वो हम उनसे ले सकते हैं, जो चीज़ उनके पास नहीं है वो हमसे ले सकते हैं। जैसे कि मसाले हो गए, कॉटन हो गया, जैसे कि ब्रिटेन का आपको पता है कि उसकी कंडीशंस जो जोग्राफिकल कंडीशंस है वो उतनी अच्छी है ही नहीं कि वो वहाँ पे कॉटन उगा सकता। तो इसलिए उसने उस दौरान जब हमको हमारे ऊपर उनका अधिकार हुआ करता था या फिर हमको उन्होंने कॉलोनी बनाया था, तो उस दौरान वो यहाँ से कॉटन लेके जाते थे अपने मैनचेस्टर या लिवरपूल के लिए, जो वहाँ पे कंपनीज होती थी कॉटन की। एंड 1861 में फिर हम सभी जानते हैं कि सिविल वॉर भी हो गया था अमेरिका में, जिसकी वजह से वहाँ की कॉटन सप्लाई बंद हो गई थी, तो भारत ने कॉटन देना शुरू किया था। उसका भी परिणाम हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ा, ठीक है। पर ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो शुरू हो गया है। पर ग्लोबलाइजेशन के लिए एक चीज़ बोली जाती है कि ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पहले से हो रहा है, राजा महाराजा भी बहुत बहुत अलग अलग जगहों से चीज़ें लेकर आते थे या लोगों को भेजते थे कि जाओ कोई एक ऐसी बहुत अच्छी सी बढ़िया सी यूनिक सी चीज़ या अनोखी सी चीज़ लेकर आओ। तो ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी था, चीज़ों का आदान प्रदान तो पहले भी करते थे, जैसे कि मेसोपोटामियन सभ्यता जो सिविलाइजेशन थी वो भी करती थी, या हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो भी करती थी। तो इसमें यूनिक क्या है, आज यूनिक क्या है, तो आज यूनिक ये है कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की आज स्पीड भी बढ़ चुकी है एंड स्केल भी बढ़ चुका है, यानी कि इसकी मात्रा भी बढ़ चुकी है, बहुत लार्जर स्केल पे कर रहे हैं। जैसे पहले 4 कंट्रीज़ के बीच होता था तो अब 40 के बीच में हो रहा है। इसकी स्पीड पहले धीमी थी क्योंकि उतने ट्रांसपोर्टेशन अच्छे सिस्टम्स नहीं थे, बहुत बहुत समय लगता था, 40 दिन, 50 दिन, 10 दिन, 5 दिन, बहुत दिन लगते थे। बट आज
ये स्पीडी हो गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हुई है। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन ने हमको बहुत ज़्यादा साथ लेकर आ दिया है और हम लोग एक विलेज कम्युनिटी के रूप में बन गए हैं। इसको ग्लोबल लिंकेजेस कहते हैं, मतलब हम एक विलेज कम्युनिटी बन गए, ग्लोबल विलेज बन गए हैं। हम साथ एक मतलब हम एक साथ जुड़ चुके हैं। ये सब कुछ लिखा जा सकता है। अब है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत क्या है? ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत यानी कि इसका एक तो इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और इसकी नीड क्यों है, हमें क्यों मतलब इसका क्या महत्व है और इसकी हमें नीड क्यों है। तो देखो, इसकी नीड हमें इसलिए है टू डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। बहुत जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे अंदर इंटरनेशनली सपोर्ट हो। ठीक है, हम मतलब किसी जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई घटना घटी है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके की कोई घटना हुई है, तो हम उस घटना की निंदा कर सकते हैं। हम किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है और इसकी वजह से ही हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीयता के युग में व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करना भी शामिल होता है और नागरिक के रूप में हम तैयार हो रहे हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड ग्लोबलाइजेशन, या फिर दिस इज़ दी ओनली इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब ओनली तो कह इम्पॉर्टेंट तो मतलब ट्रेड वगैरह तो होता रहेगा, बट पहले हम एक इंसान के रूप में आगे आने चाहिए हैं। तो ये ओनली है कि मतलब सबसे पहले ये है, मतलब आप सबसे पहले इसी चीज़ को रखोगे कि आप पूरे वर्ल्ड के नागरिक हो और वर्ल्ड के नागरिक होने के हिसाब से आपको सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके मदद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है सेकंड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स का, नेशन का इंटरडिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसलिए भी ग्लोबलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई सामान हमारे पास नहीं है, किसी कंट्री के पास कोई चीज़ें नहीं है तो वो दूसरी कंट्री से ले सकता है, किसी दूसरी कंट्री के पास कोई चीज़ों की कमी है या कोई चीज़ नहीं है तो वो हमसे ले सकता है। तो ये इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और ऐसे ही काम चलता है। ठीक है, किसी के पास कुछ मतलब हम खरीदते हैं, अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तो भारत ने टेक्नोलॉजी ली है, तो भारत ने टेक्नोलॉजी ली है तो उसके पैसे भी अदा किए हैं, राइट। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आपने ले लिया दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री के पास किसी चीज़ की कमी है तो दूसरी कंट्री आपसे ले सकता है। तो ये इंटरडिपेंडेंस है ऑफ नेशंस। ये सूचना प्रौद्योगिकी या तकनीकी के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है और हमारे बीच में जो ये परस्पर निर्भरता है, जो इंटरडिपेंडेंस है, ये बढ़ता जा रहा है। फिर आता है टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कि आप इंटरनेशनल लेवल तक अब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इंटरनेशनल की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आतंकवाद एक समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है जो किसी एक नेशन से तो नहीं होने वाली है, एक नेशन के बस की बात नहीं है ये। आप इसके अंदर बहुत सारे देशों को साथ में और आगे आना पड़ेगा, तब जाके वो इस चीज़ को कर पाएंगे, मतलब तब जाके एक तरीके से आप सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। वैसे एक उसकी बस की बात नहीं कंट्री की। एंड टू इंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, आप इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी आप ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन लिखना है पूरा कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फ्लो ऑफ आइडियाज़, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फ्लो ऑफ कमोडिटीज़, गुड्स का यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, एंड सर्विसेज यानी कि सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, साथ में पीपल्स का भी आदान प्रदान हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरे पे जा रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन ने हमको बहुत ज़्यादा पास लेकर आ दिया है, इंटरडिपेंडेंस हम लोग की बढ़ चुकी है और हम ग्लोबल विलेज के रूप में बन चुके हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है एंड तकनीकी ज्ञान की वजह से हम एक साथ जुड़ रहे हैं और कम्युनिकेशन की वजह से हम एक साथ जुड़ रहे हैं। फिर उसके बाद सीधा शुरू कर देना है कि व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इम्पॉर्टेंस ये है कि हम इंटरनेशनली चीज़ों को समझ सकें, सपोर्ट कर सकें, मतलब हमारे अंदर वो सद्भावना आ सके। सेकेंडली, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार है उसको बनाने के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी ज़रूरत है। एंड हम इंटरनेशनली क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, तो एक दूसरे की निर्भरता की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम को समझ पाएँ, इंटरनेशनली ट्रेड कर पाएँ, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत है कि ग्लोबलाइजेशन का नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ और अगर मिलता है तो कर सकते हो, जैसे कि दूसरे की संस्कृति जानने का मौका मिल सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आपके देश में जो प्रॉब्लम्स हैं तो दूसरे देश में अगर वो प्रॉब्लम हल हो गई है तो आप वहाँ से सोल्यूशंस उठा सकते हैं। जैसे
कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि लॉकडाउन के बारे में तो हमें नहीं पता था, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने लॉकडाउन किया था, जिसकी वजह से हमने भी उसी मॉडल को अपना लिया एंड लॉकडाउन किया। और उसके बाद यहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें कम हुई या जिस तरीके से भी चीज़ें आगे बढ़ी, तो हमने इस चीज़ को फॉलो किया, जबकि कुछ कंट्रीज़ ने इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं किया था। ठीक है, फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो हमारी एजुकेशन चेंज हुई है, इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, हिंदी को या रीजनल भाषाओं को थोड़ी सी कम। और आज इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी भी उसके लिए जाएंगे तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी क्या इंपॉर्टेंट ही है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए जी। इवन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट या एज अ टॉपिक दिया हुआ है कि आपको ये टॉपिक्स करने पड़ेंगे, आपको इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। सो ग्लोबलाइजेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन एजुकेशन में चेंजेस आए हैं। आपको बहुत सारे कोर्सेज पढ़ने का मौका मिला है। उससे पहले हमारे पास गिने चुने कोर्सेज होते थे, लेकिन अब ज़्यादा कोर्सेज मिले हैं। ठीक है, इवन MBA जो है वो भी कहीं बाहर से आया है, शायद अमेरिका से आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये भी कुछ ऐसी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अंदर, या अमेरिका से ही आया है वो MBA। तो ये कोर्सेज हैं, आई थिंक 1950 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था या कब हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है डेट, बट ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो असर है। चाइना की चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो बारबी डॉल हो, चाहे कुछ हो, मतलब वो बेच रहा है बहुत भर भर के चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है ये। ठीक है, सो एम्स क्या है इंडियन एजुकेशन में। सबसे पहली चीज़, हम नौकरी के लिए तैयार हो पाए हैं, व्यवसायिक कौशल मिल पाया है, हम एक नागरिक बन पाए हैं अच्छे, हमारी शिक्षा में चेंजेस आए हैं, हमें वहाँ की चीज़ें भी पढ़ने का मौका मिला है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं अगर एक तरीके से देखा जाए तो। ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। हमारे करिकुलम में चेंज आया है। ठीक है, हमें वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन भी सीखने का मौका मिला है। एंड वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन के अंदर यानी कि नैतिक ज्ञान इतना तो होना चाहिए कि हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हम एक नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें। फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से टीचिंग मेथड्स भी बाहर से कुछ इंडिया आए हैं, यहाँ पर आए हैं, जो हमने अपनाए हैं ताकि हम अपने यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेट कर सकें। स्मार्ट क्लासरूम्स बनने लगे हैं। तो ये सब कुछ परिणाम है ग्लोबलाइजेशन का भारत की एजुकेशन के ऊपर। दूसरा, टीचर्स ने भी इनोवेशन सीख लिया है, साइंस सीख लिया है, तकनीकी रूप से वो भी जुड़ चुके हैं। तभी कोविड टाइम्स में बहुत सारे सरकारी स्कूल थे। ऐसा DSSB में क्वेश्चन आया था कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे वो नहीं पढ़ पा रहे थे कोविड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को इन्हांस नहीं किया था। लेकिन वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल चल रही थी अच्छे से। तो ये एक तो इकोनॉमिक फैक्टर भी है कि पैसा की कमी की वजह से हम लोग, फ़ोन्स नहीं हमारे पास होते, या जो गरीब बच्चे होते हैं उनके घर में फ़ोन नहीं होते, फ़ोन होते हैं तो कीपैड वाले होते हैं, या फिर फ़ोन होते हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। तो इस वजह से पिछड़ जाते हैं, लैग बिहाइंड हो जाते हैं। जबकि जो प्राइवेट स्कूल के छात्र हैं, बच्चे हैं, वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, तो आराम से उनको एजुकेशन का स्तर मिल रहा था, मतलब सही चल रहा था सब कुछ। दूसरा, टीचर्स के ऊपर एक और असर ये पड़ता है कि अगर टीचर्स को अपने विद्यार्थियों को किसी और टीचर से पढ़ाना है जो बाहर है, एंड उनसे मीटिंग करवानी है, तो आप वो भी करवा सकते हो, जो कि ऑनर्स या फिर MPhil एंड PhD के आसपास आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च है तो जिन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च किया, आप उन्हीं से बात करवा दो उनकी। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ठीक हो पाया, मतलब ये टेक्नोलॉजी की वजह से इसका फ़ायदा हो पाया है। फिर आता है मीडियम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मीडियम चेंज हुआ है, इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। एंड ग्लोबलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सबसे लास्ट टॉपिक, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से यूनिवर्सलाइजेशन हो पाया, सार्वभौमिकरण हो पाया शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा की ज़रूरत हर जगह पर है। पहले हमें लगता था कि विमेन वाले तबके को एजुकेट ना किया जाए, लेकिन अब इतने सारे विचार हमें पता चले दूसरी कंट्रीज़ के, कि उसकी वजह से हम अब अच्छा कदम ले रहे हैं इस फील्ड में कि हम पढ़ा रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी को हमने समझा है, जो ये बाहर से विचार आए हैं, फेमिनिज़म को हमने समझा है, ये बाहर से विचार आए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से आई हैं, ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। तो दूसरा, इसकी वजह से इसने डिस्टेंट एजुकेशन को भी जन्म दिया है। पुराने समय में क्या होता था कि जो बाहर की कंट्रीज़ थी वो डिस्टेंस एजुकेशन भी करती थी। एक बार हमारी टीचर ने बताया था हमको कि कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो स्कूल में जाते थे, सबसे लास्ट बेंच पे बैठते थे, एंड टीचर के ही सामने टीचर पढ़ा रहा है, बट उनका खाना पीना चल रहा होता था, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करके आते थे। वहाँ का सिस्टम कुछ और है कि आप 18+ हो जाओगे, 16 के ज़्यादा बियॉन्ड हो जाओगे तो आप अपना कुछ काम करने लग जाओ, एंड अपना फ़ीस भी वो खुद पे करते हैं, रेंट्स खुद पे करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से दूर मत रखो। अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी पढ़ाई कर सकता है डिस्टेंट मोड से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और यहाँ पे चैप्टर पूरा एंड हो जाता है। एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर वजह से मशीनीकरण, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम तक पहुँची है। ठीक है,
पर प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम्स ये आया है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम ले तो आते हैं पर वो हमारी कंट्री में या हमारे हिसाब से होते नहीं हैं, या वो हमारी समझ से परे होते हैं, तो उसमें पैसा भी वेस्ट हो जाता है। जैसे एक था, एक MNC कंपनी थी बाहर की, और उसने कुछ बीज वगैरह बनाए थे जो कि हमारे इंडियन फार्मर्स ने ख़रीदे थे। उनको वो यूज़ करने नहीं आए, तो बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड भी कर लिया। यूज़ करने नहीं आए इसलिए नहीं, क्योंकि आउटपुट नहीं निकला, एंड वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। तो इस तरह का कुछ भी था। तो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव प्रभाव भी हैं, लेकिन हमें अभी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये इसका पढ़ाई पे क्या असर पड़ा है, इंडियन एजुकेशन पे क्या असर पड़ा है। तो अब हमारे अकॉर्डिंग लर्नर सेंटर हो चुका है। पहले टीचर सेंटर हुआ करता था, बट लर्नर सेंटर हो चुका है। तो ये भी बाहर के जगहों से ये थॉट्स वगैरह आए जो हमने अपना लिए। तो यहाँ हमारा 4th यूनिट पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जिसमें हमने मतलब डिप्राइव चिल्ड्रन के बारे में, मार्जिनलाइजेशन के बारे में, एंड पॉवर्टी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो इंडियन स्लम एरिया के बच्चे हैं, अर्बन स्लम एरिया के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में ये सब पढ़ा। फिर सेकेंड पार्ट हमारा फ्रेंड्स के ऊपर था, कोऑपरेशन के ऊपर था, एंड किसके ऊपर था, एंड कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन वगैरह, इन सब की बात की थी। एंड रोल ऑफ टीचर उनकी बात की थी। उसके बाद एक लास्ट सेगमेंट जो था वो इसके ऊपर था, सब्सटेंस एब्यूज़ के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, एंड बुलिंग एंड एग्रेसिव नेचर क्या है इसके बारे में। तो ये पूरा 4th यूनिट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा 3 यूनिट्स बची हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बची है, जिसमें से मुझे लगता है कि जो आसान सी होगी पहले वो देखेंगे। जैसे सेकंड यूनिट मुझे लगता है वो DSSB के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड यूनिट है ना वो DSSB के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कि आप कैसे बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब नेक्स्ट उसके अंदर हम सेकेंड यूनिट से शुरुआत करेंगे। उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में है, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में है, तो वो पढ़ना है हमको। ये है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पता नहीं दिखेगा या नहीं, बट ये है सेकंड टॉपिक, तो ये करना है। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।